फिर से स्वागत है सभी बच्चों का आप सभी के अपने YouTube परिवार जेके सर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है और सारे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, पहले एक बात समझ लीजिएगा। जब ये प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो प्यारे बच्चों उसमें से 3 सही होगा और 1 सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर 4 है प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो चलो इस सवाल को हम देखते हैं कि इसमें क्या कौन सा सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश क्या होता है बच्चों। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करती है, जो हमारी आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात जब प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है तो हमको वो वस्तु दिखाई देने लगती है। अब बात करें प्रकाश की क्वालिटी की, तो प्रकाश की पहली क्वालिटी क्या होती है कि प्रकाश बच्चों सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है बच्चों, सीधी रेखा में चलता है। फिर दूसरी क्वालिटी इसकी होती है, जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये बच्चों वायु जो ये जो चाल होती है ये वायु में होती है या निर्वात में होती है। तो जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वायु और निर्वात में प्रकाश की क्या होती है बच्चों, चाल होती है। ऑप्शन नंबर क्या अगला इसका गुण देखें तो ये बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक। और जो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो बच्चों होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की। कैसी होती है बच्चों, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो अभी आप ऑप्शन से मैच करोगे तो पहला ऑप्शन क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। जी बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन जो आपका है ए मतलब सही है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। जी ये भी प्रकाश का गुण है, सीधी रेखा में जाता है। फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। जी बिल्कुल सही, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और ये दिया है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ये बच्चों गलत है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग प्रकाश नहीं होती। अनुदैर्ध्य जो होता है, अनुदैर्ध्य जो है प्रकाश नहीं होता बल्कि क्या होता है बच्चों, ध्वनि होता है, साउंड होता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों, डी वाला। कौन सही होगा, डी वाला आपका आंसर सही है। डी का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है जो है वही आपका सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है बच्चों, तो प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये हमारा क्या है, सही नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 अनंत, ऑप्शन नंबर 3 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 -25 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, दर्पण की बात करें तो दर्पण आपके 2 टाइप्स के आप पढ़े होंगे। दर्पण आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका बच्चों होता है समतल दर्पण और एक आपका होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है बच्चों, गोलीय दर्पण होता है। दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है बच्चों गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक आपका होता है अवतल दर्पण और एक आपका बच्चों होता है उत्तल दर्पण होता है। तो आपसे पूछा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ध्यान से देखो, समतल दर्पण जो होता है पूरा प्लेन मिरर होता है। कैसा होता है बच्चों, प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर होने के कारण इसका बाबू फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है बच्चों, अनंत होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों निगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों क्या होती है,
पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो तीनों बात आपको याद होना चाहिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की बच्चों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन जो पूछ रहा था आपसे सवाल कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। बी का मतलब अनंत होती है। कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। ठीक है ना? चलो इस सवाल को आप लोग नोट कर सकते हो, मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बीच में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना बच्चों? ठीक। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 1 से कम, ऑप्शन नंबर 3 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 अनंत। आवर्धन बच्चों, आवर्धन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका दर्पण या लेंस हो, कोई भी आपका दर्पण या लेंस हो, वो कितना गुना इमेज को बना रहा है, कितना गुना इमेज को बना रहा है, यही कहलाता है आपका आवर्धन। अगर देखा जाए तो m बराबर होता है I/O। m बराबर होता है बच्चों I/O। तो I का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और O का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। ठीक है ना बच्चों? मेरी बात सुनिएगा, जो आपका प्लेन मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है बच्चों? प्लेन मिरर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? समतल दर्पण कहते हैं। अभी इसके बारे में आपने क्या समझा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और एक बात ये भी जानो कि जितना लंबा वस्तु होता है, जितना लंबा वस्तु होता है, जैसे मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बनेगा, जो इसका इमेज बनेगा बच्चों, वो भी कितने बनेगा? 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। यानी जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा क्या बनाता है? इमेज बनाता है। इसलिए बच्चों इसका जो आवर्धन होता है सदैव 1 होता है। कितना होता है आवर्धन इसका? सदैव कितना होता है बच्चों? 1 होता है। मैंने बताया 1 क्यों होता है? क्योंकि जितनी लंबी वस्तु होती है, जितनी लंबी वस्तु होती है, ठीक उतना ही लंबा एक इमेज बनाता है। इसीलिए इसका आवर्धन कितना होता है बच्चों? 1 होता है। क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जब इमेज 4 सेंटीमीटर का है, इमेज भी 4 सेंटीमीटर का बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी 4 सेंटीमीटर का है, तो बच्चों आवर्धन कितना हो जाएगा? रखोगे 4/4, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों? पहला ही ऑप्शन सही है कि आवर्धन कितना हो जाएगा? 1। सवाल फिर से एक बार देख लीजिए। सवाल ये है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न भी है। तो नंबर 1 क्या आपका सही हो जाएगा? 1 होता है। ठीक है ना? ठीक, चलिए इसको नोट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने। मानी जब आप वस्तु को निकट रख रहे हो तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों? सीधा बन रहा है। किंतु दूर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वह कौन सा दर्पण है? कहने का मतलब यह है कि जब आप क्या कर रहे हो कि वस्तु को दर्पण के निकट रख रहे हो तो सीधा बनता है, और जब आप दर्पण से दूर कर रहे हो तो क्या बनता है बच्चों? उल्टा बनता है। तो बताओ कौन सा दर्पण है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपको बताया था दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण होते हैं। तो बात हम करें फिर से एक बार, इसको समझते हैं। अभी मैंने बताया था कि दर्पण जो बच्चों आपके होते हैं, क्या होता है आपका बच्चों? जो दर्पण आपका होता है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने बच्चों भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोली दर्पण में डिवाइड करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे समतल दर्पण और कौन सा?
गोलीय दर्पण। समतल दर्पण से आपने दो प्रश्न को देखा। पहला प्रश्न ये आया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, हम लोगों ने बताया अनंत होती है। फिर दूसरा आया समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है बच्चों, 1 होता है, क्योंकि जितना लंबा वस्तु होता है उतना लंबा वो क्या बनाता है, इमेज बना लेता है। ठीक है ना, समतल दर्पण हो गया और ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। क्या हो गया बच्चों, गोलीय दर्पण हो गया। मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए जो समतल दर्पण होता है हमेशा सीधा बनाता है। देखो जो इमेज सीधा बनता है वो बच्चों आभासी होता है, और जो इमेज उल्टा बनता है वो बनता है हमेशा आपका वास्तविक बनता है। ठीक है ना, तो यहां देखिए समतल दर्पण ऑलवेज जो है सीधा क्या बनाता है भैया, सीधा प्लस आभासी इमेज बनाता है। सीधा प्लस कौन सा बनाता है, आभासी इमेज बनाता है। तो अब बताओ कभी समतल दर्पण तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीधा और आभासी बना रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप उसको नजदीक रख रहे हो तो सीधा बना रहा है, और जब दूर कर दिए तो क्या बना रहा है बच्चों, उल्टा बना रहा है। तो समतल तो बिल्कुल गलत हो गया। अब हम जाएंगे गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक बच्चों आपका होता है अवतल दर्पण, और एक आपका बच्चों क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। देखो उत्तल दर्पण की भी खासियत ये होती है कि हमेशा सीधा प्लस आभासी इमेज बनाता है। सीधा प्लस क्या बनाता है बच्चों, आभासी बनाता है। तो अब सीधा और आभासी उत्तल दर्पण भी बना रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि समतल और उत्तल सही नहीं होगा। समतल और उत्तल जो ऑप्शन में दिया वो सही नहीं होगा। बात करें अवतल दर्पण की तो बच्चों अवतल दर्पण दोनों तरह का इमेज बनाता है, सीधा भी बनाता है और क्या बनाता है बच्चों, उल्टा भी बनाता है। सीधा भी बनाता है और क्या बनाता है, उल्टा भी बनाता है। सीधा में आप जानते हो 6वीं कंडीशन कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और वो उससे बड़ा बनता है। और ये 6वीं कंडीशन जो होती है अवतल दर्पण की, वही इसको स्पेशल बना देती है। कहने का मतलब 5 इसके अवतल दर्पण के आप 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनना सीखे होंगे। तो बच्चों 5 प्रकार के जो इमेज बनते हैं उसमें क्या होता है कि आपका हमेशा उल्टा इमेज बनता है, और उल्टा बच्चों क्या होता है, वास्तविक होता है। लेकिन जैसे आप उस दर्पण के निकट लेके जाते हो तो इमेज कैसा बन जाता है, आपका सीधा बन जाता है। तो इसका मतलब यही आपका सही होगा अवतल दर्पण, क्योंकि निकट रखने पे सीधा बन रहा है और दूर करने पे क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है ना, चलो इस सवाल को नोट कर लो। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बीच में अगर आपको सवाल नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में उसको आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 1 वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर 2 दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर 3 अनंत पर, ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव पर। ठीक है ना बच्चों, तो देखते हैं अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप मुझे बताइए कि जब हम कभी भी अवतल दर्पण के, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके उभरे हुए तल पर पालिश होती है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे ही कहा जाता है बच्चों अवतल दर्पण। तो कह रहा अवतल दर्पण कहां पे है बच्चों, फोकस पे है। कहां पर है, फोकस पर है। तो अगर आपका वस्तु जो है फोकस पे रखी है तो फोकस पे जो रखी वस्तु होती है उसका इमेज बच्चों कहां बनता है, अनंत पर बनता है। कहां पे बनता है, अनंत पर बनता है। तो फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा बच्चों, अनंत पर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा। एक बात और जानो कि अगर वस्तु कहां पर है, वस्तु और एक प्रतिबिंब, वस्तु और एक प्रतिबिंब, अगर वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब बनता है बच्चों अनंत पर। कहां बनता है, अनंत पे बनता है। और वस्तु अगर अनंत है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे बनता है। दोनों सिर्फ एक दूसरे का उल्टा होता है। फोकस पे है तो अनंत पे, अनंत पे है तो फोकस पे। तो उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा। सवाल था कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण के फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चों, अनंत पे बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
कि दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा। देख पा रहे होंगे, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा। तो आप पढ़े होंगे बच्चों कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये आपका दर्पण का क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अगर यही बच्चों बीच में माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चों? माइनस लग जाएगा तो लेंस के लिए सूत्र हो जाएगा। लेंस में क्या होता है? आगे पीछे हो जाता है 1/b माइनस 1/u। ये आपका क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है लेंस। आगे पीछे कर दो, ठीक है ना। मैंने क्या बताया? दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u धन 1/b। मेरे प्यारे बच्चों समझो, f माने होता है दर्पण, लेंस, दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल है तो पॉजिटिव, अवतल है तो निगेटिव। इसके बाद u माने होता है लेंस या दर्पण से वस्तु की दूरी, और b माने होता है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। और लेंस के लिए वही बात, सब बात सेम रहती है, खाली बीच में क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र कौन सा सही है? देख के बताओ कौन सा सही है बच्चों? पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? सही है, 1/f बराबर 1/u धन 1/b, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को भी नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? बच्चों बिंब मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब माने होता है उसकी छाया, मतलब प्रतिबिंब ही समझो आप, ठीक है। इमेज जो आप फोटो लेते हो, तो बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है ना। तो कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी वाला रहेगा तो सीधा, और बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो उसकी स्थिति कहाँ होगी, वो किस पोजीशन पे बनता है? तो बच्चों भी ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही आया था। उसमें मैंने बताया था कि जब 6वीं कंडीशन लगती है, किसकी लगती है 6वीं कंडीशन? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की जब 6वीं कंडीशन लगती है, ये आपका पोल है, ये आपका बच्चों फोकस है, और वस्तु यहाँ कहीं स्थित है, ठीक है ना। वस्तु यहाँ कहीं स्थित है, तो हम क्या करते हैं, एक करंट डालेंगे ऐसे, तो टकरा के कहां से जाएगा? इसके फोकस से होके निकल जाएगा। दूसरा इसका क्या रहेगा? दूसरी किरण इसको हम क्या करेंगे? वक्रता सेंटर से डालेंगे, यहाँ पे सी रहेगा, तो सी से गई टकरा के वापस चलेगी, दोनों मिलती नहीं है। तो अब दोनों को हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, तो इसका आभासी इमेज बनके तैयार हो जाता है। कौन सी इमेज बनके तैयार होता है बच्चों? आभासी इमेज बनके तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब जो आपका 6वां कंडीशन है, 6वां इसमें ऑप्शन देखो दिया है। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपका जो सीधा बनता है फोकस और पोल के बीच रहेगा, तभी जाके वस्तु का निर्माण होता है, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 2 वक्रता केंद्र पे बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र पे जब बनता है तो उसी के बराबर इमेज बनता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? वक्रता केंद्र पर हो। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तब भी नहीं पॉसिबल बनता है। और चौथा ऑप्शन आपका है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो, तो ही आपका बिल्कुल सही आंसर है कि दर्पण के पोल या और मुख्य फोकस के अगर बीच जब होगा, तभी जाके आपको इमेज बनेगा सीधा प्लस आभासी तथा वस्तु से बड़ा। वस्तु से बच्चों क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे सवाल हम नहीं लगाने वाले हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा कि कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपसे कह रहा है सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर?
20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो यू का मान हो गया -20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, सवाल में दिया है कि दर्पण के पीछे बनेगा, फिर नंबर 2 है दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, नंबर 3 फोकस पर बनेगा, नंबर 4 दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर तुम खुद सोचो, ये अवतल दर्पण है, सोचो थोड़ा एक बार से, और इसके बाद सोच रहे हो ना, एकदम सोच लो बढ़िया से। देखिए इधर ये फोकस दूरी इसकी है, फोकस दूरी दे रखी कितनी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और दोगुने दूरी पे रखी गई है, माने 10 कर दोगे तो 20 पे रखी है। 20 पे क्या होगा? जब ये फोकस सेंटर बनेगा ना जी, वक्रता त्रिज्या जानते होंगे, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर दोगे तो कितना हो गया? यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो गया। यानी वस्तु इसके वक्रता केंद्र पर रखी है। किस पे रखी है बच्चों? वक्रता केंद्र पे रखी है। इसे हम कोई चीज खाते हैं तो आवाज कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सी करते हैं। तो ये समझो कि सी पे रखा है तो सी पर ही बनेगा, सी पे रखा है तो सी पे बनेगा, और सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर बच्चों, क्योंकि फोकस दूरी 10 है और उसका दोगुना हमने कर दिया है, तो दोगुना मतलब 20 माने वक्रता केंद्र पे रखी गई है, और वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है कि वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनेगा, वो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसको मिटा दिया जाए जी, चलिए मिटाते हैं इसको। और आप, ये लंबी थोड़ी वीडियो बन रही है जिसके कारण हम इसका पार्ट 2 भी देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो दिक्कत होती है। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का, कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखते हैं इसकी फोकस दूरी क्या होने वाली है। तो वक्रता त्रिज्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका दे रखा है -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, इसके बाद +10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो बच्चों मैंने अभी बताया था, अगर अवतल दर्पण है तो उसकी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी दोनों होती है बच्चों निगेटिव, और अगर उत्तल दर्पण है तो उसकी वक्रता त्रिज्या या उसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अवतल के नाते ये किसमें लिखा जाएगा? माइनस में रखा जाएगा। तो r बराबर -20 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि आप इसकी क्या बताओ बच्चों? फोकस दूरी बताओ। तो फोकस आपको बताना है। अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो त्रिज्या का क्या होती है? आधा होती है। त्रिज्या का होती है बच्चों? आधा होती है। तो हम क्या करेंगे? प्रेम से मान रख देंगे -20/2, तो -10 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों? -10 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया बच्चों? बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना? फिर से बता दूं, और इसमें आप यही बात याद रखना, क्योंकि माइनस प्लस में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बताया अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस, अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस। तो अवतल, अब अवतल आपका चाहे लेंस की बात करें चाहे वक्रता त्रिज्या की बात करें, दोनों माइनस में ही रहेगा। तो अवतल यहाँ पे हो गया -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रहा था, फोकस बराबर r/2, तो 20/2 रखे हैं, काट दिए, -10 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना? बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, और बता देता हूं कि इसकी अगली वीडियो आपको अगले दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक ना बच्चों? तो देखते हैं अगला प्रश्न, और इसी सेशन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी एक प्रश्न देखने के बाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, तुरंत कह रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 60 सेंटीमीटर।
ये सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है बच्चों? 30 सेंटीमीटर है। किस दर्पण की? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसमें आपको मेंशन नहीं किया है कि अवतल है कि उत्तल है, तो जाहिर सी बात है उत्तर हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि निगेटिव में कोई दिया नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना एक प्रश्न आप लोग खुद लगाइएगा और जो भी आंसर आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना? तो समझ लो ये आपका होमवर्क ही रहेगा। होमवर्क में आपको ही करना है कि एक दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नए उत्साह नए उमंग के साथ, और देखते हैं इसके आगे के 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना? तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।